टारगेट यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम अपने जैव प्रक्रम लेसन के श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है जो मनुष्य करता है। हर जीव जो होता है वो श्वसन करता है, क्योंकि जीने के लिए श्वसन बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मनुष्य में श्वसन क्या होता है। मनुष्य में जो श्वसन तंत्र का जाल होता है वो क्या होता है। तो मनुष्य में जो श्वसन होता है वो फेफड़ों के थ्रू होता है। कई जीवों में अलग अलग होता है। जितने स्तनधारी जीव होते हैं उनमें श्वसन का जो माध्यम होता है, स्तनधारी जीव मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, जो बच्चों को जन्म देने वाले जीव होते हैं उनको स्तनधारी कहा जाता है। तो इनमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो फेफड़ों के द्वारा होती है। चाहे वो मानव हो, चाहे हाथी हो, गाय हो, कुत्ता हो, इनमें फेफड़े होते हैं। सेकेंड चीज़, अगर कोई मछली है तो इनमें श्वसन की प्रक्रिया जो होती है गिल्स के थ्रू होती है। और मेढक है तो मेढक में श्वसन की प्रक्रिया दोनों प्रक्रिया से होती है, लंग्स के थ्रू भी होती है और स्किन के थ्रू भी होती है, ठीक है। और जो छोटे छोटे जीव जैसे तेलचट्टा है, इन सब में ट्रेकिया होता है, यानी कि श्वास नली का एक जाल होता है जिसके थ्रू श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो चलिए हम बिना देरी किए मनुष्यों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। मनुष्यों का श्वसन तंत्र जो होता है, देखिए सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है नसिका से, नासा मार्ग से। देखिए जो नाक होता है उससे हम सांस नहीं लेते हैं, सांस हम फेफड़े से लेते हैं। नाक जो होता है एक माध्यम है, माउथ जो है एक माध्यम है जिससे हम सांस खींचे, लेकिन सांस लेने की प्रक्रिया नाक से नहीं होती। अगर हम यहाँ से सांस लेना रोक दें तो हम नाक से सांस नहीं ले सकते, देखिए ले पा रहे हैं। और यहाँ से जोर लगाते हैं, यहाँ सांस खींचते हैं, तब जाके जो है सांस हम अंदर की तरफ लेते हैं। तो फेफड़े से ही हम सांस लेते हैं। नाक तो एक मीडियम है कि बाहर से सांसों को अंदर की तरफ खींचने के लिए जो होता है एक मीडियम है। सांस जो होता है फेफड़े से ही लिया जाता है और फेफड़े से ही छोड़ा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नसिका या नासा मार्ग, ये जो होता है नसिका होता है, नासा मार्ग होता है। ये यहीं से जो होता है सांस हमारे कहाँ जाता है, अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। तो हमारे नाक में छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ताकि जो देखिए अगर हमारे शरीर में, हमारे फेफड़े में अगर ठंडी हवा चली जाती है तो हमारे फेफड़े को नुकसान हो सकता है, ठीक है। हमें सर्दी जुकाम लगती है। अगर ज़्यादा कोई बाइक आदमी चलाता है तो उसको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। कारण ये ठंडी लग सकती है, उसको ठंडी नुकसान कर सकती है, क्योंकि नाकों से बहुत ही से हवा जा रहा है और हवा आ रहा है। तो जो बाल है उसकी कंडीशनिंग सही से नहीं कर पाते हैं। यानी कि देखो बाल क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटी होती है। हमको पता है कि मनुष्य के अंदर पार्ट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लगभग 37 डिग्री के सेंटीग्रेड के अंतर्गत होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं नसिका या नासा मार्ग। इसको इंग्लिश में नोज या नोजल कैविटी कहते हैं, जहाँ से हम सांस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जो सेकेंड पार्ट आता है वो फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स देखिए ये पार्ट है, ये नाक वाला पार्ट है जहाँ से हम सांस अंदर ले रहे हैं, ये माउथ है। और ये जहाँ मिलते हैं इसको हम लोग फेरिंग्स कहते हैं, फेरिंग्स, ठीक है। अब देखिए आगे, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है लैरिंग्स, ये वाला पार्ट जहाँ पे साउंड निकलता है, लैरिंग्स। इसको स्वर यंत्र या लैरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ से होते हुए जो एयर होता है वो कहाँ जाता है, श्वास नली में। देखिए जो हमारा विंड पाइप है वो मसल का है। विंड पाइप किसका है, मसल का है। और उसके ऊपर उपास्थि के छल्ले, कार्टिलेज, हमको पता है कार्टिलेज होती है, मुलायम हड्डी होती है। उस नस के ऊपर, उस जो नसल कैविटी जो हमारा सांस नली है उसके ऊपर जो होते हैं कार्टिलेज लगे होते हैं, ताकि जब हम सांस लें तो पिचके नहीं तो पिचक जाएंगे। जैसे सांस गुब्बारा लेते हैं तो अगर गुब्बारे में ब्लो करेंगे हवा तो फूलेगा, और खींचते हैं तो पचक जाता है उसका माउथ। तो वैसा हमारे साथ न हो, इसलिए यहाँ पर उपास्थि के छल्ले, कार्टिलेज के रिंग पाए जाते हैं जो इसको पचकने से बचाते हैं ताकि ये चिपके नहीं, ठीक। उसके बाद जो एयर जो होता है वो श्वास नली से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, छोटे श्वसनियों में, दो भागों में बढ़ जाता है जिसको श्वसनी कहते हैं। और ये कहाँ पहुँच जाता है, हमारे फेफड़े में। एक दायां फेफड़ा होता है और एक बायां फेफड़ा होता है। और श्वसनियाँ जो होती हैं वो बहुत सारी कुपिकाओं में बटी होती हैं। कुपिकाएं, इनको हम लोग इंग्लिश में एल्वलाई कहते हैं। एल्वलाई यानी कि कुपिकाएं, इनमें बटी होती हैं। और यहाँ से जो होते हैं गैसों का एक्सचेंज होता है। देखिए कुपिकाएं क्या होती हैं, कुपिकाएं जब इसमें से हवा प्रवेश करता है तो ये फूल जाती हैं और फूल जाती हैं, और इसी में से नस जुड़ी होती है। और नसें जो होती हैं
इन्हीं में से गैसों का एक्सचेंज करके जो होती हैं ढो के ऑक्सीजन को लेके जाती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी छोटी छोटी जो होती हैं मेन बड़ी नसों में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर छोड़ देती हैं और ऑक्सीजन को लेके चली जाती हैं। ये सारी प्रक्रिया जो होती हैं कुपिकाओं के माध्यम से होती है। तो ये पूरा फेफड़े की संरचना है, इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके आगे। ठीक, इसके आगे क्या क्या पार्ट है, इसमें कुछ और बातें हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए, जो श्वसन होता है, श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग जो होती है 2 टाइप की होती है। पहला अंतःश्वसन, मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं, और सेकेंड निःश्वसन, यानी कि जब सांस हम बाहर छोड़ते हैं। जब श्वास हम अंदर लेते हैं तो अपने वातावरण का ही वायु लेंगे। तो हमको पता है कि हमारे वातावरण में नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 78%, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या कितनी है, 0.003%, लगभग इतना है। लेकिन जब हम जो श्वास बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो हमको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है इसमें का हमारा शरीर निकाल लेता है, और शरीर में बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बाहर छोड़ देता है। तो निःश्वासन में जो नाइट्रोजन होता है वो लगभग 78% होता है, ऑक्सीजन 17% और कार्बन डाइऑक्साइड 4% निकलती है। ठीक है, एक चीज़ और आप लोग बता दें कि जो मनुष्य में श्वसन दर होता है वो लगभग 13 से 17 बार होता है। देखिए, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि सब में एक बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, परासरण, डिफ्यूज़न, इसको हम समझा रहे हैं। हमको पता है कि पुटिकाएँ जिनको एल्वलाई कहा जाता है, जैसे ये हम आपको लोग कल बता के दिखाए थे कि अंगूर का गुच्छा जैसा फेफड़ों में बहुत सारे गुच्छे होते हैं, और इन गुच्छों में हवा भरता है, और इन्हीं से जो होती हैं नसें लेके क्या करी जाती हैं, ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इनको ला के देती है। देखिए, इनका स्ट्रक्चर जो होता है ऐसा होता है। ठीक, और यहाँ से नसें आके इसमें जुड़ी होती हैं। ठीक है, और इन नसों में जो होती है ब्लड जो होता है वो बह रहा होता है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन के जो हवा बाहर से अंदर की तरफ आती है तो इसमें आके भरी होती है। तो हमको पता है कि इस ऑक्सीजन में O2 की संख्या ज़्यादा होती है, और जो हमारा शरीर ब्लड भेजा है इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि हमारे शरीर ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके इसमें CO2 क्या कर दिया है, CO2 रिलीज़ कर दिया है, और ऑक्सीजन का हमारे शरीर ने इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन हमको ऑक्सीजन और चाहिए, हमको पता है कि हमें बार बार ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्लड के थ्रू आता है, और यहाँ पर प्रासरण की क्रिया होती है, प्रासरण की क्रिया होती है। ठीक है, और प्रासरण की क्रिया द्वारा जो CO2 होता है वो बाहर से आने वाली वायु में मिल जाता है, और O2 जो है हमारे ब्लड में मिल जाता है, और ये हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है, और फिर जैसे ही हम निःश्वसन करते हैं CO2 जो होता है बाहर निकल आता है, इसीलिए CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, 4% हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया याद रखिएगा। और यहाँ पर जो क्रिया होती है वो परासरण की क्रिया होती है, और हमने आपको एक पुटिका बना के यहाँ पे फोटो में दिखाया है। ठीक, अब देखिए, जो बॉय का और गर्ल्स का एक चीज़ छूट गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बॉय का जो वॉइस बॉक्स होता है, जो ये साउंड बॉक्स होता है, वो चौड़ा होता है। हमको पता है कि जो चौड़ा साउंड बॉक्स से आने वाला जो भी आवाज़ होता है वो भारी होता है और बहुत कम दूरी तक जाता है। लेकिन अगर पतली वॉइस बॉक्स होगी तो उसका साउंड बहुत दूर तक जाएगा। पतला साउंड तो आएगा लेकिन बहुत दूर तक जाएगा। तो जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स में जो वॉइस बॉक्स होता है वो छोटा होता है, और बॉयज़ में जो वॉइस बॉक्स होता है ये बड़ा होता है। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर स्टॉप करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब तक हमने समझा कि सांस कैसे लिया जाता है, और वो लंग्स थे कैसे विसरण के माध्यम से हमारे ब्लड में आके मिल जाता है। लेकिन ब्लड में मिलने के बाद ये जाता कहाँ है? तो ब्लड में मिलने के बाद ये जो ऑक्सीजन है वो हार्ट के पास पहुंच जाता है, जो शुद्ध, इसको शुद्ध रक्त कहते हैं। जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया उसको शुद्ध रक्त कहते हैं, और ये हमारे हार्ट के पास जाएगा, और हार्ट से हमारे शरीर के हर पार्ट में और हर कोशिकाओं के पास जाता है। जब ये कोशिकाओं के पास जाता है तो इसका काम ये है तोड़ना। इसका काम क्या है? तोड़ना। क्या तोड़ना? हम जो खाना खाते हैं, हमको पता है कि हमको भोजन से ग्लूकोज मिलता है। जो ग्लूकोज टूटता है तो हमको ऊर्जा देता है, और हमें हमारे अंदर काम करने की क्षमता, भी हम पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। तो ये जो खर्च करने की ऊर्जा हमें कहाँ से मिली? इस ग्लूकोज से मिली। लेकिन
क्या ग्लूकोज ऊर्जा है? नहीं, इसको तोड़ता है कौन? इसको तोड़ता है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं सांस के माध्यम से, वो इस ऊर्जा को तोड़ता है, इस ग्लूकोज को तोड़ता है और हमें ऊर्जा देने का काम करता है। तो देखिए ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन के अणु आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले पायरुवेट में टूटता है। लेकिन ये घटना होती कहाँ है? ये हमारे कोशिका के जीव द्रव्य में। हमको पता है ये एक सेल है, एक कोशिका है। इस कोशिका में बीच वाला पार्ट न्यूक्लियस केंद्रक कहलाता है और ये जो कोशिकांग है और इसी में जीव द्रव्य एक लिक्विड टाइप का भरा होता है। तो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज यहाँ पर मौजूद होता है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया और ग्लूकोज भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये क्या होगा कि ये टूटेगा किसमें? पायरुवेट में। पायरुवेट में टूटता है। तो पायरुवेट क्या है? पायरुवेट की क्वालिटी क्या है कि अब जो इसमें 6 कार्बन के अणु थे, अब उसमें कितने कार्बन के अणु होते हैं? 3 कार्बन के अणु। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स था उसमें 6 कार्बन के अणु थे, वो 3 कार्बन के अणु हो गए। इसी को पायरुवेट कहा जाता है। देखिए पायरुवेट में 3 कार्बन के अणु होते हैं। अब पायरुवेट जब यहाँ टूट गया तो उसके बाद अब प्रक्रिया, जो नेक्स्ट प्रक्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो हम सांस लिए हैं तो हमारे शरीर में है ही, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर जो होते हैं ऊर्जा, जल और CO2 का निर्माण होता है। चूंकि ये सारा काम माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। लेकिन ये केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगर मान लो ऑक्सीजन की कमी हो गई, हम काम करते रहते हैं तो हमारे शरीर में ऐंठन हो जाता है, अकड़ हो जाती है, दर्द भी करता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मसल्स में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, अगर हम लगातार काम करें तो मसल्स में, हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब जो होता है पूरी अभिक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक अम्ल बनता है और लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में जमा होने की वजह से हमें दर्द का एहसास होता है। तो लैक्टिक अम्ल वाली ये प्रक्रिया है और ऊर्जा यहाँ से भी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 कार्बन के अणु बनते हैं, लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट होता है लैक्टिक अम्ल, जिसकी वजह से 2-4 दिन तक जो है हमारे शरीर का पार्ट जहाँ पर लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है वहाँ दर्द करता है। चलिए, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन हो ही ना, तो ऐसा कहाँ होता है? ऐसा खमीर में होता है। खमीर क्या है? जैसे मान लीजिए आप पुआ पकाते हैं या फिर जलेबी बनती है, इन सब चीज़ों को देखते हैं तो इनको फुलाया जाता है, केमिकल्स का इस्तेमाल करके इनको फुलाया जाता है। तो उसमें जो होता है, जो किण्वन की प्रक्रिया होती है, यही नहीं, शराब बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एथेनॉल, CO2 और ऊर्जा का निर्माण होता है। अब देखिए होता क्या है, ATP, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका ग्लूकोज है वो ATP में कन्वर्ट हो गया। ठीक, और ATP से आपको मिलती है ऊर्जा, और ATP जो होती है ऊर्जा देती है, इसको ऊर्जा करेंसी कहा जाता है। ठीक है, और ATP ADP में चेंज होती है और फिर फास्फेट आयन जुड़ता है तो ATP में कन्वर्ट होती है, फिर ऊर्जा देती है, फिर ADP बनती है, ATP बनती है। ठीक है, इसको एडिनो ट्राइस फास्फेट और इसको एडिनो ड्राई फास्फेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ये तो पूरे मनुष्य की प्रक्रिया है। श्वसन तंत्र का जाल जो हमारे शरीर में है सिर्फ इसलिए है कि भोजन से जो हमको ग्लूकोज मिला है, उस ग्लूकोज को तोड़ के अब हमको ऊर्जा बनाना है। तो वो ग्लूकोज टूटेगा कैसे? तो वो टूटता है ऑक्सीजन की मदद से। ठीक है, तो ये देखिए पूरा प्रक्रिया, ग्लूकोज टूटा पायरुवेट में, कहाँ? जीव द्रव्य में। उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल और CO2 में टूटा। ठीक है, जब हम काम करते हैं तो जल पसीना बाहर पानी के रूप में निकल आता है और CO2 फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 के रूप में निकल आता है। अब देखिए, अब हम समझते हैं कुछ पौधों के बारे में। देखिए, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधों में भी सांस लेने की प्रक्रिया होती है, उन लोगों में भी श्वसन होता है और बहुत ज़रूरी है। हमको पता है कि जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, किसके थ्रू? पत्तियों के थ्रू। पत्तियों के थ्रू जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो क्या करते हैं? हमको पता है कि इन पत्तियों में होता क्या है? इन पत्तियों में होते हैं स्टोमेटा। क्या होते हैं? छिद्र, जिसको अगर हम बड़े रूप में देखें तो ये होते हैं स्टोमेटा। ठीक है, अब ये करते क्या है? इनका काम क्या है? स्टोमेटा का काम क्या है? हमको पता है कि ये खुलते हैं, बंद होते रहते हैं, खुलते हैं और बंद होते रहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है गैसों का एक्सचेंज करना। गैसों का एक्सचेंज करना, यानी कि जब पत्तियाँ, हमको पता है कि पौधों का भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है।
तो पत्तियों में भोजन बनता है तो इनको गैसेस एक्सचेंज करना पड़ता है, यानी कि हवा को एक्सचेंज करना पड़ता है, क्योंकि जब पौधे भोजन बनाते हैं तो उन्हें CO2 की आवश्यकता ज़्यादा होती है, और CO2 जो होती है वो इस स्टोमेटा की मदद से वो लेते हैं और ऑक्सीजन जो है इस स्टोमेटा की मदद से ही बाहर रिलीज करते हैं। तो ये जो होता है, ये प्रक्रिया जो होती है कहाँ होती है? पेड़ पौधों में होती है। तो उन लोगों के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है। अभी चूंकि हम मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन पेड़ पौधों में भी ये प्रक्रिया होती है। चलिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ है जो अक्सर लोग हम देखते हैं कि सिगरेट, बीड़ी ये सब पीते हैं लोग, तो इससे उनको नुकसान क्या होता है? देखिए, जो हमारी श्वास नली है उसमें छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको हम लोग सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। जो व्यक्ति सिगरेट, इसका काम क्या है? सीलिया का काम क्या है? सीलिया का काम है कि जो हम सांस ले रहे हैं उसको छानना, उसमें धूल के कण, छोटे छोटे कीटाणु, जीवाणु, उनको छान के अलग करना, यानी कि उनको फेफड़े तक न पहुंचने देना इनका काम है। लेकिन अगर आप सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का जो है श्वास लेने वाला धूम्रपान वाली क्रिया करते हैं जो हमारे फेफड़ों तक जाता है, तो क्या करते हैं कि जो श्वास नली में छोटे छोटे जो ये बाल जैसी संरचनाएं हैं जिनको सीलिया कहते हैं, उनको ख़त्म कर देता है। अब उनको ख़त्म कर देने से क्या होता है कि अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो अब ये छानने वाला प्रक्रिया बंद हो जाएगा, यानी कि धूल जो हम सांस लेंगे मिट्टी बाहर में, सारा हमारे फेफड़े पर जाके जमा होगा। जो छोटे छोटे कीटाणु या विषाणु होंगे जिनसे हमसे नुकसान होता है वो भी हमारे साथ जाके फेफड़ों पर जमा हो जाएंगे, जिसकी वजह से, और रासायनिक चीज़ें भी हमारे फेफड़ों पर जाके जमा हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा फेफड़ा जो है आसानी से खराब हो सकता है। तो इससे कैंसर जैसी बीमारी होती है। इसलिए हमें धूम्रपान से क्या होना चाहिए? बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सीलिया को ख़त्म कर देता है। श्वास नली जो छननी एक टाइप का काम करती है, सीलिया, उसको ख़त्म कर देता है। तो श्वसन तंत्र के लेसन में बस इतना ही था, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला परिसंचरण तंत्र के बारे में, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बताइए आप लोग कितना समझ में आया होगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बने वो आपके पास जल्द से जल्द क्या हो जाए? पहुंच जाए। और हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।